हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई आज का टॉपिक है इज फॉर क्लास 11, द चैप्टर नेम इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो भाई लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने किए थे न्यूमेरिकल्स ट्राई वर्क ऑन वेरिएबल फोर्सेस पे। तो आज भी हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरह से है। मैं एक बार लिख देता हूं स्क्रीन पे, फिर आप देखेंगे। ए बॉडी ऑफ मास 6 kg is under a force which causes displacement in it given as S is equal to t square by 4 मीटर। ठीक है, where t is time, find work done by the force in 2 सेकेंड। चलिए भाई देखते हैं क्या है। 0 to 2 सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, 0 to 2 सेकेंड। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में जो वर्क हुआ है वो आपको पता करना है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। किस तरह से करेंगे आप ध्यान से देखो। हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 4। अब चूंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो अंडरस्टूड है कि 0 है। क्यों भाई, जिस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा उसी डायरेक्शन में तो बॉडी चलेगी, क्योंकि यही फोर्स है जो बॉडी को चला रहा है ना। फोर्स की वजह से आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो सेम डायरेक्शन में आएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल 0 का, तो कंफर्म्ड है। अब हम जानते हैं एस दे रखा हो। नाउ इनिशियल वेलोसिटी देखें तो क्या होती है, ds बाई dt। तो क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको, तो हो जाएगा आपके पास 2t बाई 4, तो हो गया t बाई 2। ठीक है, नाउ एक्सीलरेशन क्या आएगा, एक्सीलरेशन जो आएगा वो हो जाएगा a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। इक्वेशन नंबर फर्स्ट v निकाल चुके हम। ठीक है, अब v की वैल्यू क्या है, t बाई 2। तो ये हो गया 1 बाई 4, 2 जो था वो, अच्छा यहाँ पे dt था, तो t बाई, सॉरी गलती से 2 लिख गया था मुझसे, dv बाई dt। v की वैल्यू कितनी है, t बाई 2। v की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dt बाई 2 dt, है ना। 1 बाई 2 तो आप आगे निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, dt बाई dt जो कि 1 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन आ गया आपके पास 1 बाई 2। अभी वर्क नहीं आया, हमें चाहिए वर्क है। वेलोसिटी मालूम हो गया, एक्सीलरेशन मालूम हो गया। अब आप जानते हो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या भैया, 6 kg। एक्सीलरेशन क्या हो गया, 1 बाई 2, तो फोर्स कितना हो गया, 3 न्यूटन। F निकल आया। अब हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है किसका, फोर्स का। वो तो एम ए था, तो वहां से हमने फोर्स निकाल दिया। नाउ वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा वो भी देख लेते हैं। देखिए भाई, जो वर्क का फॉर्मूला है ये सभी के लिए वैलिड है।
हालांकि फोर्स कांस्टेंट है, आप सीधे भी कर सकते हो, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बीच का एंगल, और चाहो तो आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ डॉट ds cos थीटा, अब थीटा क्या था 0 डिग्री, यहां पर आ जाएगा cos 0। अगर कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट लेकर आएगा वो तो अपनी डायरेक्शन में ही लेकर आएगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट हम बाद में लगा देंगे, टाइम की लिमिट आएंगे इसमें, ठीक है भाई। अब देखिए ये ds है, ये क्या लिखा हुआ है भाई, ds लिखा हुआ है, और हमें बोल रखा है 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच का वर्क निकालो। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो ds है इसको हम रिप्लेस कर देंगे dt में। अब किस तरह से करेंगे वो देखो आप। अब क्या करोगे, यहां पर ds अपॉन में dt कर दो, और फिर मल्टीप्लाई में भी dt कर दो। भाई dt से डिवाइड कर दे, dt से मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सेम रहेगा। ds अपॉन dt को बोलते हैं स्पीड, तो f इंटू वी इंटू dt हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, f इंटू वी इंटू dt, ठीक है। लिमिट क्या है, 0 से लेकर 2 सेकेंड, 0 से लेकर 2 सेकेंड, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे, f की वैल्यू क्या है 3, v इज इक्वल टू क्या है आपका t/2, याद है, और ये हो गया dt 0 से 2। आपने जो f निकाला है वो 3 था, और जो v निकाला था वो क्या निकाला था, t/2 निकाला था। तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास ये 3/2 तो आगे आ जाएगा, और t का जब इंटीग्रेशन करोगे तो t²/2 लिमिट आ जाएगी 0 से 2, ये आपके पास आ जाएगा वर्क। 3/2 मल्टीप्लाई, पहले 2 की लिमिट रखेंगे तो 4/2 माइनस 0/2, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 4/4, 3 जूल। तो 3 जूल जो है वो आपका आ जाएगा वर्क, कितना आ जाएगा, 3 जूल वर्क आ जाएगा। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, बिल्कुल सिमिलर, तो आपको और बात समझ में आएगा। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट आ गया था, हो सकता है फोर्स वेरिएबल रहता, तो कैसे करते हैं। Displacement of a body moving under a force is s बराबर टी क्यू बाई 3 दे रखा है, मान लीजिए s बराबर टी क्यू बाई 3, then find work done in moving body for 0 to 2 सेकेंड। थोड़ा सा चेंज किया, बाकी सब कुछ वही है। इस बार देखिए कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन हो गया लगभग। s क्या दे रखा है, t³/3। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, ds/dt, तो कितना हो जाएगा, 1/3 तो आगे आ जाएगा, पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, सभी को आता है डिफरेंशिएशन, है ना। एंड अब बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv/dt, 3 से 3 कट गया तो v आपका t² आया है पहली बात तो, ठीक है, ये v काम आएगा अपने। t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t आ जाएगा ना, फोर्स कितना आ जाएगा, जो मास है बॉडी का वो आपको दे रखा है 1 kg, जो बॉडी का मास है वो क्वेश्चन में 1 kg दे रखा है, मैं देना भूल गया था, तो मास है आपका 1 kg। क्लियर हो गई बात, चलिए 3 kg कर लीजिए, मास 3 kg दे रखा है, ठीक है।
मास दे रखा है 3 kg, 1 kg नहीं 3 kg दे रखा है आपको। तो फोर्स क्या देखिए, सिक्सटी आ गया, 6 इंटू टी आ गया आपके पास फोर्स, 6 इंटू टी क्या आ गया भाई, फोर्स। तो जब भी आपको दे रखा हो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन है किसका, टाइम का, तो आपको जब वर्क निकालना है तो आप इस तरह से ही निकालो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं है कि वर्क जो फोर्स है जो आपका वो टाइम का उसका डिस्प्लेसमेंट का ही फंक्शन हो सकता है कभी कभी फोर्स टाइम का फंक्शन आ जाए। 60 है ना, तो इस केस में वर्क कैसे निकालेंगे भाई, इस केस में वर्क निकालते हैं, हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस। इसमें आप क्या करोगे, अपने मन से dt का डिवाइड कर लोगे और dt का मल्टीप्लाई कर लोगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा एफ वी डी टी, एफ इंटू वी डी टी। इस तरह से निकालना पड़ेगा आपको। फिर अब 0 से 2 सेकंड रख जाएगी लिमिट, जब टाइम dt लिख दिया तो हम जानते हैं 2 सेकंड, 0 से लेकर 2 सेकंड तक का चाहिए था। वर्क फोर्स क्या था, फोर्स आपके पास है 60 और स्पीड क्या है v, v है t स्क्वायर, dt 0 से लेकर 2, तो 6 तो आ गया बाहर, t क्यूब बच गया अंदर, dt 0 से 2, ये हो गया आपके पास वर्क। t रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, 0 टू 2 आ जाएगा, 2 रेस टू द पावर 4 करेंगे आप सॉल्व तो 16 हो जाएगा, 16 बाई 4 और माइनस 0, ठीक है, 24 जूल आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा भाई, 24 जूल आपका आंसर आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और आपसे वर्क पूछेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या, एफ इंटू वी इंटू डी टी, एफ इंटू वी इंटू डी टी, ठीक है। हमेशा आपको इस तरह से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया भाई। और भी जो मैंने कहा था कि वर्क जो है वेरिएबल फोर्स के लिए निकालना हो तो इस तरह से भी हमें निकालना पड़ सकता है। हमेशा जो है आपका जो वर्क है वो डिस्प्लेसमेंट का ही फंक्शन नहीं होगा, कभी कभी टाइम पे भी डिपेंड कर सकता है जो फोर्स है वो। तो वर्क इस तरह से निकालना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया अभी। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं वर्क डन पे ही, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे एनर्जी पर, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन और किस तरह से, वो भी देख लें आप जरा। एक बॉडी है और उस पर जो फोर्स काम कर रहा है आपका वो कुछ इस प्रकार से है। फोर्स जो काम कर रहा है वो एफ वेक्टर दे रखा है वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर जे कैप, ठीक है। 4 बाहर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, मतलब इसको इस तरह से वो बाद में लिख लेंगे, ठीक है। इस फोर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन करता है, ठीक है। और किस तरह से मोशन करता है, यहां दे रखा है x, यहां दे रखा है y। तो वो चलता है पहले ओरिजिन से 0,0 से पहुंचता है d,0 पर, d को चलिए कुछ मान लेते हैं ना, जैसे मैंने मान लिया 2,0, फिर आता है 2,2 पर और फिर आता है इधर और फिर आता है वापस। ये है। अब आपको निकालना है फाइंड वर्क डन। इसका नाम है O, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है
आर और इसका नाम वापस हो, तो O से P गया, फिर P से Q गया, Q से R गया और R से वापस O पर आ गया। आपको फाइंड करना है वर्क डन इस फोर्स के ड्यू किसी पार्टिकल पर। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि भैया क्लोज्ड पाथ है, तुरंत आंसर 0 लिख देंगे और इसके ऑप्शन में 0 मिलता भी है, 0 इसका आंसर नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं एक बात, आप ध्यान से सुन लो, जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तो क्लोज्ड पाथ पर भी वर्क 0 नहीं आता। क्लोज्ड पाथ पर वर्क केवल 0 तब आता है जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करे। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा बाद में, अभी इसी में इसी चैप्टर में डेफिनेशन आएगी कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैं आपको ये बातें बताऊंगा। अभी बहरहाल इसका वर्क हम सीधे 0 नहीं बोल सकते, भले क्लोज्ड पाथ हो फिर भी इसका वर्क 0 नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादा जल्दबाजी ना करें। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दे रखे हो तो आप जरूर ध्यान से देखें। इसका अगर आंसर 0 लिखा हुआ तब भी 0 आंसर लिख के नहीं आना। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड पाथ पर जरूरी नहीं कि हर बार आपका फोर्स जो वर्क आएगा वो 0 ही आएगा। केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले केस में ही वर्क डन 0 आता है क्लोज्ड पाथ पर, अदरवाइज वर्क डन 0 नहीं आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। चलिए देखते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो भले ही क्लोज्ड पाथ हो फिर भी आपका जो वर्क है वो 0 नहीं आएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले कैसे करना है वो देख लो आप। तो आपके पास ये F वेक्टर दे रखा है 4y² i कैप प्लस 4 2 8 x² j कैप, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्लियर होगी बात? अब अगर हम बात करते हैं fx की तो fx आपका हो जाएगा 4y², क्योंकि जो i कैप का मल्टीपल होता है उसको बोलते हैं fx, j कैप के मल्टीपल को बोलते हैं fy। तो fy क्या हो जाएगा भाई आपके पास 8x²। इतनी बात समझ आ गई? चलिए तो अब देखते हैं वर्क डन। वर्क फ्रॉम O टू P, ये मैंने क्वेश्चन कल इस तरह का एक किया था, आज फिर दोबारा कर रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो 0 वर्क नहीं लिख के आना आपको, भले क्लोज पाथ दिखता हो। O से लेकर P तक वर्क निकालते हैं। O से लेकर P तक देखें तो O से लेकर P तक जो y की वैल्यू है वो भैया 0 है। देखिए O से लेकर P तक y क्या है, y इज ऑलवेज 0। y जो है आपका इस लाइन पर हमेशा 0 है। ठीक है, और ये जो लाइन है किसके अलोंग है, ये x के अलोंग है। किसके अलोंग है भाई, x के अलोंग है। तो जो फोर्स, अब मान लेते हैं यहाँ पर पार्टिकल, ये पार्टिकल है जो आपका यहाँ से आता है, मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन है, तो एक फोर्स कैसे काम करेगा Fy और एक फोर्स कैसे काम करेगा Fx। अब अगर पार्टिकल इधर चल रहा है तो इस वाले फोर्स का तो वर्क 0 है, क्योंकि Fy कितना बनाएगा, Fy अगर OP लाइन से देखें डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग है, OP लाइन के अलोंग है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो किसके अलोंग है, OP लाइन के अलोंग है, यानी Fx के अलोंग है। Fy का वर्क तो 0 आएगा। तो इस वाले फोर्स को तो आपको देखना ही नहीं है, इसका वर्क तो 0 आएगा सीधा सीधा। यहां पर क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ Fx dx, ठीक है, प्लस Fy dx cos 90 हो जाएगा अपने आप, क्योंकि Fy y तो y के अलोंग dx के अलोंग चल रहा है, अब तो 90 एंगल बनेगा तो 0 हो जाएगा, हटा दो उसको। x के अलोंग देखें तो 0 से लेकर 2 तक चला है, 0 से लेकर 2 तक चला है, और Fx की वैल्यू क्या है भैया 4 × y²। तो 0 से लेकर 2 Fx के प्लेस पे पुट कर देंगे 4 × y² × dx, प्लस तो 0 हो गया क्योंकि 90 था। y के अलोंग जो फोर्स काम करेगा वो OP में चलाने में हेल्प नहीं करेगा, उसका वर्क तो 0 आएगा, सीधे Fx का वर्क आएगा तो Fx dx, इसका सीधे आप 0 भी लिख सकते हो उससे डायरेक्ट, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर तो आपने बना ही दिया। इस पूरी लाइन पर हम देखें तो y की वैल्यू क्या आती है 0। देखिए अब x के रिस्पेक्ट में y का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। वर्क O टू P हम जानते हैं भाई, इस पूरी लाइन के लिए y कितना था 0। यहां पर अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो 4 × 0 हो जाएगा और इंटू dx हो जाएगा, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेकर 2, 0 से लेकर क्या आ जाएगी भाई 2 आ जाएगी। क्लियर होगी बात? तो अगर आपका फोर्स ही 0 हो गया तो वर्क क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। अरे देखिए
एफ एक्स को अगर हम देखें तो वाई जीरो है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। और एफ वाई यहां पर निकल कर आएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एफ वाई के रॉन्ग वर्क हो ही नहीं रहा, है ना। तो भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर ए फोर्स F vector is equal to 4 into y square I cap plus 2x square j cap along a closed path O P Q R O as shown in figure. Find work done. टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कल भी मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आपको करवाया था और आज फिर दोबारा करवाता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। 0,0 फिर ये गया आपके पास 2,0, फिर ये गया आपके पास 2,2, फिर ये आ गया आपके पास 0,2 और फिर वापस उसी पॉइंट पर आ गया। मतलब इस तरह से है इसका मोशन। पहले गया O से P, इस पॉइंट का नाम O है, इस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट का नाम Q है, इस पॉइंट का नाम R है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर वापस आ गया उसी पॉइंट पर। अब इसके ऑप्शन में जीरो भी दिया होता है और कई बच्चे तुरंत जीरो पे टिक लगा देते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा, तो आंसर जीरो आना चाहिए, है ना। गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना आपको। ये आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट में भी, तो आपको बहुत ध्यान से समझनी है पहले पूरी बात जो मैं बता रहा हूं। क्लोज्ड पाथ पर वर्क केवल जीरो तब आता है जब आपका फोर्स कंजर्वेटिव हो, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये मैं आपको इस चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको क्लोज्ड पाथ दिया हो, ऐसा कोई फोर्स दे रखा हो और एक क्लोज्ड पाथ दे रखा हो, तो क्लोज्ड पाथ पर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो आता है। अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, जैसे फ्रिक्शन आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क क्लोज्ड पाथ पर भी जीरो नहीं आएगा, है ना। तो ये बात मैं नोट में लिख देता हूं, पहले आप ये बात समझ लें। फॉर क्लोज्ड पाथ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। फॉर क्लोज्ड पाथ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट इक्वल टू जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कैसा है कंजर्वेटिव फोर्स है, और बहुत सारे फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। जितने भी कांस्टेंट फोर्स है वो सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। 10 न्यूटन कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बात आती है फ्रिक्शन की, कुछ और। अब ये इनकी डेफिनेशन में और अच्छी तरह समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो पहले आप ये समझ लें कि जब भी आपको क्लोज्ड पाथ दिखेगा तो आपका आंसर जीरो हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आंसर जीरो ना आए। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो तो आंसर जीरो नहीं आएगा, और जो फोर्स मैंने लिखा हुआ है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो जल्दबाजी में इसका आंसर जीरो लिख के आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछेगा जिसका आंसर देखते ही जीरो मालूम हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप जल्दबाजी में जीरो आंसर नहीं लिख के आओगे, इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। भले ये उसी पॉइंट पर घूमकर वापस आ गया, भले इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के बाद भी कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क जीरो हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो नहीं होता है, भले आपका क्लोज्ड पाथ रहा हो, भले क्या रहा हो, क्लोज्ड पाथ, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन यहां से यहां से यहां से यहां इस तरह से है फ्रिक्शन, है ना। अब ये क्लोज्ड पाथ पर आया, अगर फोर्स आपका अपनी डायरेक्शन और अपनी वैल्यू दोनों ही ना बदले तो आपका वर्क जीरो आएगा। अब मान लीजिए फ्रिक्शन है, आप यहां से यहां तक मोशन करोगे, फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे रहेगा।
जब आप इस पाथ में मोशन करोगे डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे रहेगा, है ना। जब यहाँ ऐसे मूव करोगे तो फ्रिक्शन इधर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर रहेगा। जब आप नीचे मूव करोगे तो फ्रिक्शन ऊपर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे रहेगा। अब आप ध्यान से देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ भी वर्क निगेटिव आएगा, 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 तो निगेटिव सारे जुड़ने पर जीरो थोड़ी ना आएगा, आंसर निगेटिव आएगा इसका, है ना। तो क्लोज पाथ है कि नहीं, तो ये क्यों जीरो नहीं आ रहा, क्योंकि हो सकता है क्लोज्ड पाथ पर जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है, तो फोर्स की डायरेक्शन फिक्स ना हो, फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, कंजर्व ना हो उसकी डायरेक्शन, है ना। यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और थी फोर्स की, फिर यहाँ पे कुछ और हो गई, फिर यहाँ पे कुछ और हो गई, फिर यहाँ पे कुछ और हो गई। तो भले आपका क्लोज पाथ है पर चारों इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर मिला के जो आंसर आएगा वो तो नेगेटिव आ जाएगा, तो जीरो कभी पॉसिबल नहीं है, तो जीरो नहीं आएगा इसका आंसर। तो फ्रिक्शन वाले केस में और कुछ फोर्सेस होंगे अपने, ऐसे मैंने फोर्स दे रखा है, इस वाले केसेस में आपका आंसर जीरो आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, भले ही आपके पास जो फोर्स काम डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो, क्योंकि अलग अलग, इसका अलग वर्क आएगा, इसका अलग आएगा और इसका अलग आएगा और इसका अलग आएगा, इन चारों का जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर आपको हर ब्रांच में अलग अलग देखना पड़ेगा और फिर उनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा, जो कि जीरो नहीं आया कंफर्म, इसका आंसर जीरो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तुरंत जीरो मत लिख देना, पहले चेक करना कि जीरो है कि नहीं, तो सॉल्व भी करके देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर क्या आपके पास 4 इंटू वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर जे कैप। हम जानते हैं इसे अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। एफ एक्स का मतलब एक्स के लॉन्ग फोर्स, तो आई कैप जिसमें भी लगा होगा वो तो एक्स के लॉन्ग काम कर रहा होगा ना, और जिसमें जे कैप लगता है वो वाई के लॉन्ग काम कर रहा होगा। तो भैया जो एफ एक्स आएगा आपका ये आ जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर, और जो एफ वाई आपके पास आएगा ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम निकालते हैं बारी बारी से जितने भी पाथ हैं अपने पास उन सभी पाथ का वर्क। तो पहले हम निकालेंगे ओ से पी, फिर पी से क्यू, फिर क्यू से आर, फिर आर से ओ, फिर चारों को ऐड करेंगे तो हमारा नेट वर्क डन आएगा। वर्क फ्रॉम ओ टू पी, ओ टू पी, ओ जो पॉइंट है वो 0,0 है, जो पी पॉइंट है वो 2,0 है। इस पूरी लाइन पर आप ध्यान से देखो तो y की वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 आती है। इस पूरी लाइन पर देखिए, यहाँ पे y 0, यहाँ पर y 0, पूरी लाइन x के लॉन्ग तो उसकी पूरी y पे 0 आंसर। तो यहाँ पर जो fx आएगा आपके पास वो तो आ जाएगा 0, fy जो आएगा वो हो जाएगा 8x स्क्वायर। fy क्या हो जाएगा भैया 8x स्क्वायर। अब देखते हैं क्या होगा। तो इस y 0 था ना यहाँ पे पूरा, भाई यहाँ 0 पुट कर दो तो fx क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 0 आ रही है, तो y 0 करते ही आ जाएगा। और fy तो आपका 8x स्क्वायर रहेगा, तो x की वैल्यू बदल दे तो वैल्यू नहीं पुट कर सकते यहाँ पर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 लगातार बदली है वैल्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं अब जो फोर्स काम करेगा यहाँ पर fx, x के लॉन्ग तो फोर्स 0 हो गया पार्टिकल पर। मान लीजिए पार्टिकल किसी समय यहाँ पर है तो इस पे जो फोर्स काम कर रहा है वो तो सिर्फ y के लॉन्ग है, y के लॉन्ग ही तो फोर्स है, और एंगल क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है भाई 90 डिग्री। fx 0 है इसलिए जो फोर्स x के लॉन्ग था वो तो वर्क करेगा ही नहीं, उसकी तो वैल्यू 0 हो गई, तो इसकी वैल्यू 0 इसलिए इसका वर्क आएगा नहीं। और जो fy है वो वर्क क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो y के लॉन्ग काम कर रहा है और चल x के लॉन्ग है, तो नेट वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। ये फोर्स 0 है इसलिए x के लॉन्ग जो फोर्स काम कर रहा था उसका वर्क 0, और जो y के लॉन्ग फोर्स काम करेगा वो x से 90 बनाता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच 90 हो गया, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तब भी वर्क 0 आएगा। तो वर्क जो आपका आएगा O से लेकर P तक का वो कितना आ जाएगा 0। पहला तो आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं वर्क फ्रॉम P टू Q। P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन रही है, P टू Q लाइन आपकी इस तरह से बन र
इस तरह से, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो x की वैल्यू है वो लगातार 2 है। देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक पूरा x 2 ही तो रहेगा, यहाँ पे 2 है, x यहाँ पे 2, सीधी लाइन है तो हर जगह x की वैल्यू 2 ही पाई जाएगी, तो x हमेशा 2 रहेगा, y आपका बदलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो fx जो आएगा, fx क्या था, fx था आपके पास 4y² और fy क्या आ जाएगा भाई, fy आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू 2 थी तो fy था 8x², 8 इंटू x की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 8 4 जा 32, fx आ गया 4y² और fy आ गया 32। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, दोनों ही फोर्स जीरो नहीं है। एक पार्टिकल पे फोर्स काम करेगा जो कि अलोंग y है जिसका नाम है fy, और एक काम करेगा जिसका नाम है fx। डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो y के अलोंग है, तो fy जो fx है उसका तो वर्क जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट से एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 90। fx का वर्क तो जीरो हो जाएगा क्योंकि fx डिस्प्लेसमेंट हमारा ऐसा और फोर्स 90 पे काम कर रहा है, तो इसका तो वर्क जीरो हो जाएगा। लेकिन जो fy है इसका तो वर्क आएगा, और इसका वर्क कितना आएगा, इंटीग्रेशन fy dy, fx का तो वर्क जीरो कर दिया, fy dy कहां से कहां तक, जीरो से 2। देखिए जीरो थी पहले y, बाद में y की वैल्यू 2 हो गई है, dy लगाया तो ऊपर। अच्छा fx वाला क्यों नहीं किया, इस वाले फोर्स का वर्क तो जीरो जाएगा क्योंकि वो 90 बनाता है डिस्प्लेसमेंट से। fy कितना है 32, 32 आपका बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dy 0 से 2 बचेगा। यहां पर जो वर्क का आपके पास आ जाएगा 32 इंटू 2 माइनस 0, 64 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 64 जूल। WP2Q 64 जूल आ गया आपके पास। क्लियर हो गई बात। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। पहला वर्क 0 था, दूसरा वर्क आया 64। यहां पे लिख देता हूं ना, WO2P जो था वो तो 0 था, WP2Q जो आया वो 64 आ गया, वो भी प्लस का, ये फोर्स ऊपर काम कर रहा था और चले भी हम ऊपर की तरफ थे। ठीक है भाई। अब इधर आते हैं, Q से R देखो लाइन ऐसी बन रही है, ऐसा है डिस्प्लेसमेंट। जीरो कॉमा 2, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए देखते हैं यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो y हमेशा 2 है, इस लाइन पे y हमेशा क्या है 2 है। चलिए देखते हैं तो क्या आएगा। fx क्या था भैया, fx था आपका 4y², तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 16 आ गया, और fx क्या, fy क्या था 8 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x तो बदल रहा है तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां पर दो फोर्स हैं, एक y के अलोंग और एक x के अलोंग, पॉजिटिव x के अलोंग, जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस x के अलोंग है। y वाले जो फोर्स का वर्क आएगा वो तो 0 हो जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि भैया वो तो डिस्प्लेसमेंट से 90 बनाता है। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो भैया Fy तो जो है वो डिस्प्लेसमेंट से 90 का एंगल बनाती है और Fx डिस्प्लेसमेंट के अलोंग काम कर रहा है। अब देखिए ध्यान से कि Fx उल्टा है डिस्प्लेसमेंट के, Fx जब डिस्प्लेसमेंट का उल्टा रहा होगा तो यहाँ पे वर्क नेगेटिव आएगा। वर्क तो आएगा भाई, फोर्स काम कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, तो वर्क तो आएगा, लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कितना आएगा, नेगेटिव वर्क आएगा। Fy का तो वर्क 0 हो जाएगा सीधा। अब आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा 2 और 0, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रहेगी कितनी 2। फोर्स कितना है आपके पास Fx 16, तो Fx चाहे तो आप इस तरह से कर लो, Fx dx लिमिट लगा दो 2 से लेकर 0। Fx की वैल्यू क्या है 16 और dx क्या है आपके पास, कुछ नहीं, dx तो उसके रिस्पेक्ट में होता है ना। 16 आगे आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी x 2 से लेकर 0, तो यहां पर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई
0 माइनस 2 तो ये आ गया आपके पास माइनस 32 जूल। कितना आ गया? माइनस 32 जूल आ गया। फोर्स इस तरफ था, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, नेगेटिव इसीलिए आया आंसर। ठीक है, अब हम कर लेते हैं लास्ट वाला। कहां से कहां तक? वर्क फ्रॉम आर टू ओ। आर टू ओ के लिए देखा जाए, ये आर है, ये ओ है। इस पूरी लाइन पर जो है एक्स की वैल्यू 0 है, इस पूरी लाइन पर। तो यहां पर जो आपके पास फोर्स था एफ एक्स, वो तो रहेगा आपके पास 4 इंटू वाई स्क्वायर, लेकिन एफ वाई क्या हो जाएगा? एफ वाई आपके पास 0 हो जाएगा। एफ वाई क्या हो जाएगा? 0। अब आप ध्यान से देखो, जो एफ एक्स काम करेगा वो तो वही इस डायरेक्शन में करेगा, और जो एफ वाई करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा। पर चूंकि एफ वाई की वैल्यू 0 तो उसका तो वर्क 0 आ जाएगा। और एफ एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपको किस डायरेक्शन? देखिए एफ एक्स ऐसा और डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, 90 बनाते हैं तो इसका वर्क क्या आ जाएगा? इसका वर्क 0 क्योंकि 90 बनाता है, और ये वाला फोर्स 0 है इसलिए इसका वर्क 0। तो नेट वर्क क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। कहां से कहां तक? आर से ओ तक 0 आ गया। अब टोटल वर्क कितना आ जाएगा? अब बात कर लेते हैं टोटल वर्क डन की। किसकी? टोटल वर्क डन। ओपी, पी क्यू, क्यू आर, आर ओ, सभी को प्लस कर दो साइन। तो 0 था, 64 था, माइनस 32 था, प्लस 0, तो आ गया 32 जूल। ये हो गया आपके पास आंसर। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? 32 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखता है 0 पर वर्क 0 नहीं होता। वर्क यहाँ पर आएगा ये जो लिखा है मैंने इस तरह से। ठीक है भाई, ये थी। अब मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो भी वेरिएबल वर्क डन पे आएंगे ऑलमोस्ट मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, इन्हें आप ट्राई कर लोगे।